क्लास 12th मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। बेटा जो भी बच्चे CBSE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो नीट बोल रहा हूँ, JEE और IIT की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी है। अब बेटा समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। देखो बेटा, मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को अरेंज करना, किसी भी डेटा को अरेंज करना। अब जैसे आपके घर के अंदर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन कौन सा कपड़ा आपका है, या आपका ही कौन सा कपड़ा स्कूल का है, या कौन सा कपड़ा पार्टी में जाने वाला है, अगर उसको आप अरेंज नहीं करोगे, अलमारी में ठीक से नहीं रखोगे, तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। या बेटा आपके स्कूल में एक आपकी मैडम एक रजिस्टर रखती है जिसके अंदर डेली आने वाले बच्चों की अटेंडेंस लगाती है, वो एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, ऐसा क्यों करती है, और उस रजिस्टर से क्या फायदा है। वो जब चाहे उस रजिस्टर को खोलेगी तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बना हुआ है, इधर लिखा होता है कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यहाँ उसका नाम होता है, रोल नंबर होती है, क्लास होती है। ये अरेंजमेंट जो होता है बच्चे के बारे में या पूरी क्लास के बारे में, एक एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में जानकारी फटाक से आपके सामने रख देती है। रजिस्टर खोलते ही आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो क्या है, एक वेल मैनर्ड में अरेंज्ड है। अगर बेटा वो रिप्रेजेंटेशन जो है, उन जो अटेंडेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, बड़ा वेल मैनर्ड है, इसी को मैट्रिक्स बोल देते हैं और कुछ भी नहीं है। चलो बेटा एक एग्जांपल आपकी NCERT का लेते हैं, क्योंकि NCERT से ही सब कुछ आने वाला है, बाहर से कुछ आएगा नहीं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि राधा के पास, देखो क्या किस किस के पास क्या क्या है। देखो ये बोल रहा है, सपोज करो कि राधा के पास 15 नोटबुक है। क्या है? 15 नोटबुक है ना। और तो बेटा उस सारी महागाथा को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि राधा के पास 15 तो नोटबुक हैं और 6 पेन हैं। ऐसी एक लड़की है फौजिया जिसके पास 10 नोटबुक हैं और 2 पेन हैं, और एक और लड़की है सिमरन जिसके पास 13 नोटबुक हैं और 2 पेन हैं। अब ये डाटा देख रहे हो बेटा किस तरीके से फैला पड़ा हुआ है, अलग अलग डाटा पढ़ना पड़ रहा है, कितना मुश्किल है। इसको क्या एक अच्छी तरीके से अरेंज किया जा सकता है। हाँ देखो नेक्स्ट में कितनी चीज़ें अरेंज कर दिया, नोटबुक लिख दी, पेन्स लिख दी। देखो बेटा और सिंप्लीफाई हो गया ना, अब मैं आराम से लिख सकता हूँ, नोटबुक का डेटा ये रहा, पेन्स का डेटा ये रहा। देखो बेटा धड़ाधड़ हमने लिख दिया। और इसी डेटा को बेटा देखो अब जब इस तरह के अरेंजमेंट में रख दिया जाए और ऐसे कॉलम्स में बंद कर दिया जाए या इन ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए तो बेटा इसी को मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब इसके अंदर रो और कॉलम साफ साफ नहीं नजर आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो बेटा मैट्रिक्स में क्या करते हैं, देखो जब भी अरेंजमेंट होती है इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, यहां से आपको रो और कॉलम नजर आएगा साफ साफ। देखो बेटा जो ये 1 2 3 4 ये जो है ना एक मैट्रिक्स का एक आपका चार्ट बन गया। इसके अंदर जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। बेटा ये पहला जो खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं खंबा या कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो खड़ा है वही क्या है, खंबा है। तो ये क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, और ये हो गया फोर्थ कॉलम। अब जो लेटा होता है इसको बोलते हैं रॉ। क्या बोलते हैं बेटा? रॉ। तो पहली रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 3, रॉ नंबर 5। ठीक है बेटा, ये एक मैट्रिक्स है। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, लेकिन बस अभी शुरुआत देख लो कि मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है बेटा, देखो आगे देखो, अब वही मैंने यहाँ पर बना के आपको दिखा दिया है। इसको बेटा बोलते हैं ट्यूबुलर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। वही डेटा को अरेंज करना, रिप्रेजेंट करना टैबुलर फॉर्म कहलाता है। क्या रो है क्या कॉलम है आपको समझ में आ गया? वही चीज़ मैंने यहाँ बना दी है, वही कुछ अलग बता नहीं रहा। अब बेटा नई चीज़ जो आपसे पूछी जाती है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, मतलब बड़ी है या छोटी है। ठीक है, अब बेटा कुछ एलिमेंट्स की ही बात करें, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है तो छोटी सी मैट्रिक्स बन जाएगी, बड़ा डाटा लेना है तो बड़ी बनेगी। मान लो आपके बेटा क्लास के अंदर एक टेस्ट हुआ, तो उसका डेटा जब रखोगे कि इंग्लिश का टेस्ट हुआ मानो,
और 10 बच्चे आपके क्लास में हैं, तो 10 बच्चों के इंग्लिश में कितने मार्क्स आए? जब उसका आप अरेंजमेंट बनाओगे छोटा बनेगा, छोटी मैट्रिक्स में काम हो जाएगा। लेकिन जब एक पूरी स्कूल का एक साथ इंग्लिश का टेस्ट हो गया और उसका अरेंजमेंट बनाओगे तो वो बड़ा बनेगा। तो उसी को बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम ऑर्डर या उसका साइज या उसकी औकात कैसे पता चलती है? उसके रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जितने रो और जितने कॉलम होंगे उसी हिसाब से उसका ऑर्डर पता चल जाएगा। बड़ी मैट्रिक्स के ज्यादा रो कॉलम होंगे और छोटी मैट्रिक्स के कम 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 रो और कॉलम होंगे। और बेटा ऑर्डर को हम कह सकते हैं आर इंटू सी, मतलब रो इंटू कॉलम आर सी। और बेटा इसको बिल्कुल मंत्र की तरह याद कर लेना, सी इंटू आर कभी भी आर इंटू सी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी समझ लो। बेटा ये आपका मैट्रिक्स है, छोटा वाला समझ लेते हैं। देखो बड़ा वाला ही देखो बेटा, ये आपका देखो एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितने कॉलम है? 3 और रो कितनी है? 4। बेटा रो जो है और कॉलम जो है दोनों अलग अलग है ना, कॉलम कम है रो ज्यादा है। अब बेटा इसका ऑर्डर निकालोगे तो क्या करोगे? 3 रो इंटू कॉलम मतलब 4 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर बेटा आपने इसकी जगह पे 3 इंटू 4 रख दिया तो ये तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि 3 तो इसके अंदर रो है और 4 कॉलम है, जो कि ये बात सच है या नहीं? नहीं है, गलत हो गई ये बात। तो इसका मतलब फ्लो में कभी ये मत बोलना कि भैया ने तो बताया था रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो काम हो जाएगा, तो कॉलम को रो से कर देता हूँ क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, पहले रो और फिर कॉलम आएगा। बस इस बात को बिल्कुल याद कर लो। और ये क्या है? यही परम सत्य है। अगर इससे इधर उधर हुए तो काम आपका खराब हो सकता है। क्या समझे? चलो बेटा अब कुछ मैट्रिक्स के ऑर्डर निकालें। देखो बेटा पहली मैट्रिक्स, बेटा मैट्रिक्स को एक नाम दिया जाता है, जिसे हम सेट्स को नाम नहीं देते थे, वैसे ही चाहे ए बोल लो, चाहे बी बोल लो, चाहे सी बोल लो, चाहे श्याम बोल लो, चाहे राम बोल लो, चाहे जो तुम्हारा मन करे वो इसका नाम रख दो। नॉर्मली ए और बी और सी रख देते हैं, जो आसान पड़ता है। अब बेटा ये बात याद रखना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी ये नंबर लिखे हुए हैं इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जैसे कि बेटा सेट बनाते थे तो सेट के अंदर जो भी नंबर होते थे उन्हें हम एलिमेंट बोलते थे ना। अब बेटा एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, माइनस के, पॉइंट में, रूट में, आयोटा में, है ना, अपॉन में, रेशनल, इरेशनल, इवन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब कुछ कुछ सेट जैसे ही मामला है इसका अरेंजमेंट में, लेकिन बस सेट के अंदर बेटा हम कुछ रिलेशंस निकालते थे, यहाँ भी निकालेंगे, लेकिन बस देखते रहो। बताना बेटा इसके अंदर कितनी रो है कितने कॉलम है? ये देखो एक कॉलम 2 कॉलम टोटल 2, और रो कितनी? 1 रो 2 रो टोटल 2। ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2। बोलोगे ठीक है तो भैया 4 हो गया ना ये तो? नहीं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बस बेटा ऐसे ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई अगर आपने इसका मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा, वो पता क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल कर आ जाएंगे। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी की मैट्रिक्स के निकालने हो तो उसका जो ऑर्डर आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देना। वो क्या बता देगा कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। रो और कॉलम तो यहाँ से दिखाई दे ही रहा है, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करके आप जो आंसर निकालोगे ना वो ऑर्डर तो नहीं बताएगा, लेकिन वो क्या बताएगा? वो बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। बात क्लियर हो गई? आसान है। देखो बेटा अगली वाली मैट्रिक्स देखो, इसके अंदर एलिमेंट क्या है? 5 प्लस आयोटा 9 माइनस 7 1/2 11 माइनस 7/7। इसके अंदर बताओ कितनी रो है? 1 रो 2 रो। कॉलम बताओ 1 2 3। और बेटा क्या तरीका होता है ऑर्डर निकालने का? आर सी। इसका क्या मतलब हो गया? 2 × 3। बस यही है, खत्म। मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं जोश में। समझ में आ गया? तो वही बात बेटा मैंने यहाँ भी लिखी हुई है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज गिव्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। किसी ऑर्डर मैट्रिक्स के ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो वो आपको ऑर्डर तो नहीं बताएगा, आपको क्या बता देगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा। इस डिफरेंस को बेटा याद रखना, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है और हो ही जाएगी। क्या पता पूछा क्या निकाल कर क्या हो जाओ, है ना। देखो बेटा कई बार खुशी खुशी में बच्चा कर देता है, अरे 2 × 2 4 खत्म। अब मैडम खुश हो जाएगी, कहीं 2 का स्क्वायर ही लिखा है कोई, नहीं वो सोचेगा मैं कितना तेज हूँ। देखो बेटा अब एक और चीज़ देख लो, जो एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब उनकी पोजीशन को कैसे बताया जा सकता है। कभी पिक्चर देखने गए हो? जब बेटा हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें टिकट मिलती है, उस टिकट पे लिखा होता है इस रो के अंदर, मतलब ऐसे लिखा होता है ए
रॉ के अंदर 12वीं सीट, ऐसे होती है टिकट। आपको मिल जाएगी A12, आपके दोस्त को मिल गई A13, है ना, एक दोस्त को मिल गई B11। इसका क्या मतलब हुआ कि A रॉ के अंदर 12वां कॉलम, B रॉ के अंदर 11वां कॉलम। तो बेटा ये क्या हो गया, दूर हो गया। अब ये क्या कहेगा, अरे यार A14 वाले से बोलेगा भैया वहाँ चले जाओ, मुझे यहाँ बैठा लो। खैर छोड़ो, टिकट को मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि बेटा वहाँ भी एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है। सीट्स का क्या होता है, एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो देखो जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट पहला, उसको हम बोलते हैं A11। देखो इसका मतलब RC, हमेशा RC। देखो तो ये क्या है, ये क्या है बेटा, फर्स्ट रो है ना, और फर्स्ट रो का ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका क्या बोलोगे, A11, ठीक है। ये इसका रोल नंबर हो गया। अब देखो दूसरा आप खुद ही बता दोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, R पहले R का नंबर और फिर C का नंबर, तो रो हो गई 1 लेकिन कॉलम हो गया सेकंड। अब बताओ बेटा इसका बताओ, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, 3, तो ये हो गया 1 3। इसके नीचे आ जाओ, ये रो कौन सी हो गई, दूसरी, लेकिन कॉलम कौन सा है, तो ये क्या है A21। अब बेटा रो सेकंड और कॉलम भी दूसरा A22। अब बताओ बेटा रो दूसरी लेकिन कॉलम तीसरा A23। बेटा अब तो बिल्कुल पल्ले पड़ गई होगी बात, ठीक है। तो आपका फाउंडेशन बढ़िया होता जा रहा है। देखो बेटा इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि आपकी NCERT जो माता जी हैं उनको ये लिखना बहुत पसंद है। वो RC नहीं लिखते यहाँ पे, जैसे हम तो R और C लिख के बता रहे हैं, है एक्चुअली वही, लेकिन मैडम कहती है हमें नहीं अच्छा लगता ये RC वारसी लिखना, हम तो लिखेंगे I और J। अगर वो I लिख के तो समझ जाना रोज, हाँ रो की बात हो रही है, और J लिख के तो समझ जाना कॉलम की बात हो रही है। अच्छा बेटा जरा ये बताओ, ये जो हमने ऊपर मैट्रिक्स बनाई है जिसका ऑर्डर क्या है 2 into 3, 2 into 3 है ना इसका, और रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, आप तो समझ गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसका 6। वाह बेटा वाह, तेज हो गए, अब तो मैट्रिक्स में मजे आने वाले हैं। देखो बेटा अगर इसके अंदर कोई पूछे कि आई की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, आई की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, मतलब रो की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपने बोला या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है, क्योंकि 2 ही रो है। आपने पूछा कि भैया जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसमें, तो आप बोलोगे जे की वैल्यू, तो भाई जे की वैल्यू बताती है कॉलम, तो कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है या 3 भी हो सकती है। आप बोलोगे भैया ये बताइए क्यों रहे हो आप मुझे, क्योंकि बेटा इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। क्या आता है, क्वेश्चन आता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, NCERT का ही एग्जाम्पल है। देखो इसके अंदर बोला है एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ, क्या, एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ जिसका ऑर्डर भी दे रखा है 2 into 2, मतलब 2 तो रो हो और 2 ही कॉलम हो। मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ जिसके अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया गया AIJ, वो तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, तो इसमें तो टेंशन वाली बात है नहीं। अच्छा इसने बोला बेटा जो भी एलिमेंट होगा वो इस फंक्शन से होके निकलेगा, मतलब आई और जे की वैल्यू लगाना और जो निकल कर आएगा वही वो एलिमेंट होगा। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं जी, बहुत आसान है। सबसे पहले एक बात बताऊं, 2 into 2 की बात हो रही है ना, एक नॉर्मल सी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। इसका मतलब 2 कॉलम 2 रो वाली मैट्रिक्स बनानी है, तो मेरी पहली रो के अंदर जो मेरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा A11, पहली रो और पहला कॉलम। अब मेरा वही पहली रो और दूसरे कॉलम में क्या होगा A12। अब मेरी दूसरी रो और पहले कॉलम के अंदर क्या होगा, बोलो A21, 21 मत बोलो 21 ऐसे बोलो, ठीक है। और ये क्या होगा मेरा बेटा लास्ट वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। बस अब मुझे पहचानना है कि A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है और A22 क्या है, बात खत्म। अब जो इसने फंक्शन दिया हुआ है उसमें वैल्यू डाल के आई और जे की आंसर निकालता चला जाऊंगा। और ये तो भैया कैलकुलेशन करते करते तो 11वीं बीत गई, तो ये तो 12वीं है, ये तो वो भी आसान है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर टोटल का मोड, मतलब माइनस वाला जो भी आएगा प्लस में निकल कर आएगा। ओके A11 मतलब आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ 0, 1 माइनस 1 0, तो पहला एलिमेंट क्या हो गया 0। A12 क्या हुआ 1 का स्क्वायर और माइनस 2, जे की जगह क्या आ गया 2,
तो 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 माइनस 2 क्या हो गया -1, लेकिन मोड़ के बाहर आएगा तो 1, सेकंड एलिमेंट मिल गया। अब ये वाला एलिमेंट निकालना है कौन सा A21, तो A21 का मतलब है i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो मतलब i का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 4 हो गया, 4 - 1 क्या हो गया 3, ये आ गया 3। अब निकालना है A22 मतलब i का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2। बेटा ये हमारी मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई, इजी था बेटा। अब बेटा देखना टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहली मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जिस मैट्रिक्स के अंदर बस एक कॉलम हो, क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो, रो जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अगली रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एटलीस्ट एक रो हो, मतलब एटलीस्ट मैं गलत बोल रहा हूं यहाँ पे, एक रो हो, खाली एक रो हो, कॉलम में जितने मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, ठीक है, जैसे कि रो और सेम से मेरा मतलब है, देखो फ्लो में भूल जाता हूं, जिसका रो और कॉलम का सेम नंबर हो, जितने नंबर ऑफ रो हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हो, मतलब जिसका R इंटू सी या ऑर्डर निकाले तो वो 2 इंटू 2 आए, या 3 इंटू 3 आए, या 4 इंटू 4 आए, या 5 इंटू 5 आए, या 6 इंटू 6 आए, या 10 इंटू 10 आए, वही मेरी क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बेटा एक चीज याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को ओनली एक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था बेटा 3 इंटू 3, तो हम बोल सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर इज ओनली 3, ओनली 3, 3 इंटू 3 लिखने की जरूरत नहीं, 2 इंटू 2 लिखने की जरूरत नहीं, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 हम इस केस में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अगली चीज देखो, अगली है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पर नंबर हो, बाकी सारे जीरो हो, ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगली स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर नंबर हो, बाकी सब जीरो हो, लेकिन डायगोनल पर जो नंबर हो वो सेम हो, क्या हो, सेम हो। अगली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बेटा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर नंबर हो, बाकी सब जीरो हो, और जो डायगोनल पर नंबर हो वो क्या हो, ओनली 1, ओनली 1। अगला है बेटा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, तो सिंगल जीरो भी एक जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला है बेटा इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में हमें ये देखना है कि कैसे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकती है, तो दो कंडीशन उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी सेम होने के लिए। पहली कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, जैसे देखो आपको दो मैट्रिक्स दिखा रखे हैं, इसके ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम 2 इंटू 2, ये इनका क्या है, ऑर्डर सेम है ना, तो बेटा ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि एडजेसेंट एलिमेंट जो है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने, सॉरी एलिमेंट्स, एंगल याद आ जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग नाम याद है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। देखो 2 0, यहां भी देखो 2 0 सेम, क्या है ये, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 3 1, सेकंड कॉलम 3 1, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है 3 0, उसके फर्स्ट कॉलम में 2 0, नॉट सेम, ठीक है बेटा। अच्छा, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि बेटा उसका A11 उसी के A11 के बराबर है, या उसका अगर इसको मैं B मानूं और इसको मैं A मानूं तो मैं लिखता हूं AIJ इज इक्वल्स टू BIJ, ठीक है। तो X इक्वल्स टू -1/5, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 2, यही यहां पर दिया हुआ है। अब बेटा क्या हम इसी चीज का यूज करके, सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो बेटा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, z प्लस 4 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2 हो जाएगा, -6 तो -6 के इक्वल दे ही रखा है, a माइनस 1 इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2 प्लस c हो जाएगा, b माइनस 3 इक्वल्स टू 2b प्लस 4 हो जाएगा, -21 बराबर -21, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 0 बराबर 0। तो बेटा जो अननोन एलिमेंट्स है क्या इनकी वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं? बिल्कुल निकाली जा सकती हैं, 2-3 की निकाल कर दिखा भी देता हूँ। आंसर तो डायरेक्ट दे ही रखा है, देखो इसकी निकालें, x प्लस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर हो गया, तो देखो क्या निकल कर आएगा इसका, x प्लस 3
इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -3 आ गया ना बेटा सॉरी क्या आ गया, -3 आ गया है ना। अच्छा बेटा अगला निकालो, z प्लस 4 इक्वल्स टू 6 है, तो z प्लस 4 इक्वल्स टू 6 है, तो z इक्वल्स टू 6 - 4 हो गया, मतलब आपका आंसर 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से बेटा सबके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। और सेम एग्जांपल नंबर जो 5 है, देखो इसके अंदर क्या होगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू 4, a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, 5c माइनस d इक्वल्स टू 11 एंड 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 2 4 हो जाएगा।